अगर तू ठान ले तो कोई कठिन बात नहीं। अगर तू ठान ले तो कोई कठिन बात नहीं। नीट में फिजिक्स सिलेक्शन रोके इतनी उसकी औकात नहीं। नीट में फिजिक्स सिलेक्शन रोके इतनी उसकी औकात नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोशन नीट चैनल। मैं आपका सनी यादव सर आपको आज फिजिक्स की सुप्रीमेसी से, फिजिक्स के डर से बाहर निकालने आया हूं। मैं जानता हूं आप कहते हो कि सर हमारी बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, केमिस्ट्री भी बहुत स्ट्रांग है, पर फिजिक्स में हम मेहनत तो करते हैं पर हमारे मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। तो इसी दर्द को समझते हुए मैंने पूरी की पूरी एक रिसर्च की है, एक टेबल बनाई है जिसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि अपने ये 30-40 दिन हमें कैसे यूटिलाइज करने हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, कितनी कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, कितनी थ्योरी पढ़ने हैं। जब हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो उनमें से ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे शॉर्ट ट्रिक्स लगानी है। तो मुझे उम्मीद है कि आज आप ये 17-18 मिनट की वीडियो देख के फिजिक्स को पढ़ने के तरीके को सीखोगे और फिर अपने मार्क्स को इंक्रीज करोगे, क्योंकि नीट मेहनत तो मांगता है, साथ में कंपटीशन के दौर में यह भी देखना होगा आपको कि मेहनत किस डायरेक्शन में कर रहे हो। चलो बिना बकैती किए काम की बातें कर लेते हैं। अब मेरे को लगता है कि आप इंपोर्टेंस दोगे इस वीडियो को, ठीक है। और बड़े ध्यान से देखो, ये क्लास 11th का वेटेज है, ये क्लास 12th का यूनिट वाइज वेटेज है। और ऐसे ही नहीं है कि यहाँ पे मैंने फैकोलॉजी कर दी हो कि यहाँ पे 17, यहाँ 23, यहाँ 17% लिख दिया। पूरी मेहनत की है भाई। 2013 से लेके 2022 तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सबको अरेंज किया हुआ है चैप्टर वाइज, देन उनका परसेंटेज निकाला है, देन फिर उसका चार्ट बनाया है, ये ग्राफ बनाया है। अब बड़े ध्यान से सोचो, ये भी टेबल है, ये भी टेबल है, ये भी टेबल है, ये पूरा रॉ वर्क है। हमें जो समझना है वो ये है। अब बड़े ध्यान से सोचना, क्लास 11th का जो वेटेज होता है वो कितना होता है, लगभग 45% नीट में, और क्लास 12th का जो वेटेज होता है पेपर में वो 55%। तो ज्यादा क्वेश्चंस कहां से आएंगे, क्लास 12th से। मान के चलो यदि आपका 180 का पेपर है तो लगभग 80 से 90 मार्क्स का यहां पे पूछा जाता है और बचा हुआ क्लास 12th से पूछा जाता है। मान के चलो 100 मार्क्स का, लगभग 100 मार्क्स का पेपर यहां से आएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है, 100 मान लो या थोड़ा सा कम मान लो, ठीक है, वही 45-55% का वेटेज है। अब यहां पे हम चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज देखते हैं कि हमें कैसे मेहनत करनी है। अब बड़े ध्यान से सुनना, यहां पे ऐसे चैप्टर्स जो हैं जिनका वेटेज 7% है उन पे फोकस करना, और 7% से एबव वालों पर फोकस करना, और मेरी बात को ढंग से सुनते हुए चलना। ये ऑसिलेशन एंड वेव एक चैप्टर है जिसमें SHM वगैरह भी कवर होते हैं, साउंड वेव भी आती है। उसका वेटेज केवल कितना है, 7%। कितना है, 7%। यानी कि उन 2-3 चैप्टर में से मिला के 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। अच्छा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो आप, फिजिक्स में भी पढ़ते हो, दोनों जगह पढ़ते हो, और इसका वेटेज कितना है, 20%। मैं तो कहता हूं कि फिजिक्स का और केमिस्ट्री का ये दोनों टॉपिक मिला के पढ़ो, और जो भी डिफरेंस हो उसे एक जगह लिख लो, फिर उसे अलग से पढ़ लेना। उससे क्या है, तुम्हें भारी भरकम सामान भी नहीं लगेगा और तुम्हारी केमिस्ट्री में भी कवर हो जाएगा और फिजिक्स में भी कवर हो जाएगा। और वेटेज है 20% भाई, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं मतलब। और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, इसका भी वेटेज देखो 20% है। हाँ बड़े ध्यान से सुनो, ये जो वेटेज है वो 100% मान के चल रहा हूं मैं क्लास 11th का, और 100% को फिर डिवाइड किया हुआ है मैंने। समझ में आया। यहां पर ग्रेविटेशन का वेटेज देखो कितना है, 7%। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, इसमें सेंटर ऑफ मास आ जाता है, इसमें रोटेशनल मोशन आ जाता है, उसका वेटेज कितना है, 13%। दुनिया जानती है कि रोटेशनल मोशन एक अच्छा टॉपिक है जिसमें काइनेटिक एनर्जी, काइनेमेटिक्स और NLM सब कवर हो जाता है। और मजे की बात क्या है, इसमें से नीट ने मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं एक ईयर में, और मिनिमम मरे से मरा एक तो आता ही है। तो हम मान के चलते हैं कि एवरेज जो क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से लगभग 2 तो आते ही आते हैं।
मतलब बहुत ही ज्यादा किस्मत खराब हुई तभी एक आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि 13% का वेटेज है सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन का, जिसमें से रोटेशनल मोशन बहुत ही खास चैप्टर है। इतना खास चैप्टर है कि इसमें से 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, टपक ही जाते हैं मिनिमम, ठीक है। और बहुत ज्यादा भी आ सकते हैं भाई किस्मत अच्छी हुई तो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि इन चैप्टर्स पे आप बहुत ज्यादा फोकस करो, खासकर इस रोटेशनल मोशन पे। एनएलएम एंड वर्क पावर एनर्जी का वेटेज है 7%, काइनेमेटिक्स का वेटेज है 6%, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट का वेटेज है 20%। अब देखो यहां पर मजे की बात क्या है, काइनेमेटिक्स मोशन इन 1D मोशन इन 2D लगभग 1 महीने चलता है कोटा की क्लासेस में, बड़ा चैप्टर है और उसका वेटेज कितना है 6%। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें से न्यूमेरिकल्स आने की संभावनाएं कम है कि नहीं है। तो इसके न्यूमेरिकल्स की हमें इन्हीं की संभावनाओं के आधार पर प्रैक्टिस करनी है। मेरा कहने का मतलब यह है जिनके 7% 6% वेटेज हैं, मैं बता रहा हूं, जैसे कि काइनेमेटिक्स हो गया, यहां पे एनएलएम हो गया और वर्क पावर एनर्जी हो गया, इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो करो लेकिन कम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। इनको ऐसे प्रैक्टिस करो कि इनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएं, अपने इतने जबरदस्त हो जाएं कि अगर ये किसी अगले चैप्टर में मिल जाए तो इन्हें पढ़ने की दोबारा जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये वो चैप्टर्स हैं जिनका हर चैप्टर में लिंक होता है, इसीलिए इन्हें इंपोर्टेंट चैप्टर बोला जाता है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं 7% से ऊपर वाले जो टॉपिक हैं उनका, जैसे कि मान लो आपने 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी तो इनके 100 क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करो, लेकिन थ्योरी और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि काइनेमेटिक्स में से क्वेश्चन एक ही आना है, मुझे पता है कि एनएलएम एंड वर्क पावर एनर्जी में से जो क्वेश्चन है वो एक ही आना है, ज्यादा से ज्यादा 2 आ सकते हैं, लेकिन इनमें मेहनत क्या है, बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो क्यों ना हम अपनी यहां पर करने वाली मेहनत को उन टॉपिक्स में करें जहां पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। गेट माई पॉइंट और नॉट। तो कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन लगाने हैं, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन अगर तुम इनमें पूरा टाइम खपा रहे हो तो उससे बढ़िया तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में खपाओ ना। इसमें क्या आएगा, एरर आएगा, यूनिट एंड डायमेंशन आएगा और उसके 20% चांस है। लोग क्या सोचते हैं, यार ये तो बड़े इजी है यार, सबसे पहले पढ़ाए थे, इनमें से कौन क्वेश्चन पूछेगा। अरे नहीं भाई, लेकिन क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। नीट वाले जो पेपर बनाते हैं वो आपकी रगों से वाकिफ हैं, वो जानते हैं कि आपकी मैथमेटिक्स कमजोर है क्योंकि आपके पास बायोलॉजी है, इसीलिए वो परसेंटेज के सवाल डालते हैं, इसीलिए वो डिफरेंशिएशन के सवाल डालते हैं। अब इंटीग्रेशन के थोड़ा बेसिक कम हो गया है और ज्यादा, क्योंकि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन शायद कम आएंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस डालते हैं वो फिजिक्स में जहां मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन यूज हो, इसीलिए वो यहां से 20% का झंझट दे रहे हैं। तो समझो, इसकी जम के प्रैक्टिस करनी है आपको, एरर की प्रैक्टिस करनी है आपको। यहां लोग देखो ग्रेविटेशन में 7% छोटा टॉपिक समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं छोड़ना। पूछो क्यों नहीं छोड़ना, इसकी बात अलग है, ग्रेविटेशन की बात अलग है, क्योंकि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक एक साथ पढ़ो। क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है, दोनों लगभग सेम चैप्टर्स हैं और एक क्वेश्चन ग्रेविटेशन में से बनता ही बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में से भी कम एक तो बनता ही है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 भी बन सकते हैं। तो यदि 7% इसका वेटेज है और 12th क्लास में इसका भी 7% लेते हैं तो दोनों एक जैसे हैं, इसीलिए इनके क्वेश्चंस भी हमें अच्छे से करने चाहिए। तो लगभग इनमें से 3 क्वेश्चंस का निर्माण होता है, समझ रहे हो ना। फिजिक्स को ऐसे पढ़ो कि सेपरेट मत करो, जो चीज आपस में ज्यादा कनेक्शन बनाती है उन्हें साथ में लेके पढ़ो। जैसे ग्रेविटेशन के आज क्वेश्चन कर लिए, अगले दिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, 2-3 दिन पढ़ा, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक के जम के क्वेश्चन किए, तो दोनों की साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। समझ रहे हो ना। लिंक करो सब्जेक्ट को, लिंक करो चैप्टर्स से। अब देखो यहां पे भी 3 क्वेश्चन। अब प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, इसमें सॉलिड में क्या है भाई, सरफेस टेंशन हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, छोटे छोटे चैप्टर हैं, इनमें से आप लोग एक आध छोड़ देते हो ये सोच के कि यार छोटा ही तो है कौन पूछेगा। नहीं भाई, छोटे चैप्टर्स में से नीट क्वेश्चन पूछता ही है, तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, छोटा समझ के बिल्कुल भी मत छोड़ देना। जैसे आपने क्लास 12 से मान लो कम्युनिकेशन सिस्टम छोड़ दिया, यार ऐसा बिल्कुल मत करना, है ना। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। अब देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स का 20% है, तो इसको केमिस्ट्री के साथ लिंक करके जबरदस्त तरीके से पढ़ो। ऑसिलेशन एंड वेव बिल्कुल अलग है, कटा हुआ है, तो इसको कॉन्सेप्चुअल तरीके से देखना चाहो तो देख लेना। अगर मान लो टाइम है तो इसके क्वेश्चंस लगाना। मैं ये नहीं कह रहा कि छोड़ो,
मैं ये कह रहा हूं अगर छोड़ने का अवसर मिल रहा है या कोई ऐसी कंडीशन बन गई है कि नहीं यार एक चैप्टर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसकी एनर्जी कहीं और लगानी है, छोड़ नहीं सकते, मैं बार बार कह रहा हूं नहीं सकते छोड़ नीट में, लेकिन फिर भी अगर ऐसी मतलब कोई मजबूरी बन गई है तो वो चैप्टर छोड़ो ना जो बड़ा हो बहुत और एक ही क्वेश्चन आने के चांस हो, है ना, जिससे क्या है नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी पेपर में बहुत ज़्यादा कर पाओगे और अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो ये 11th का सिस्टम था, मुझे लग रहा है समझ गए होंगे। अब 12th का देखो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना सब। सेमीकंडक्टर कितना छोटा, छोटा तो नहीं कहूँगा लेकिन हाँ ठीक है बड़ा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक ही चैप्टर है, 17% वेटेज रखता है भाई, थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल इतने है नहीं, क्यों जलवेदार तरीके से रटो यार, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, बढ़िया तरीके से पढ़ो, बढ़िया 2-3 क्वेश्चन आने की संभावना है। डुअल नेचर ऑफ मैटर, एटम, न्यूक्लियाई, ये मॉडर्न फिजिक्स में कितने छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे ही हैं, उसका वेटेज देखो 23% है, सबसे ज़्यादा वेटेज है, सबसे ज़्यादा वेटेज है, जम के पढ़ो मॉडर्न फिजिक्स, एक भी चीज़ नहीं छोड़नी, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा लगाना है इसके। ऑप्टिक्स बड़ा है मानता हूँ लेकिन 17% वेटेज है, ऑप्टिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा और बहुत अच्छी चीज़ है। वेटेज बता रहा हूँ, ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसका 3% वेटेज लिखा हुआ यहाँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्वेश्चन जो है कई बार पूछे जाते हैं, कई बार नहीं पूछे जाते हैं, तो इसकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट पे मेहनत करना। इसके न्यूमेरिकल्स 200 न्यूमेरिकल्स की जगह फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ 70-80 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना, जिससे क्या है इसकी जो मेहनत है वो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को दे सको, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी एक छोटा चैप्टर है और वेटेज देखो आप 23%, 23%। क्लास 12th में अगर मान लो 100% है तो उसमें से 23% करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी इतना सिंपल है कि आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ो और उसके क्वेश्चंस को इतने अच्छे से करो कि मजा ही आ जाएगा फिर तो भाई। 23% पूरे मार्क्स सही होने के इसमें चांसेस रहते हैं। जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशन के साथ बता चुका हूं मैं 7% रहता है। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसका वेटेज कितना है 10%। ठीक है, तो समझ गए ना पढ़ने कैसे हैं, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल्स, 3 चीज होती हैं। थ्योरी कॉन्सेप्ट तो आप पूरी साल भर पढ़ते रहते हो, लास्ट के डेज में आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हो शॉर्ट नोट्स बना के, शॉर्ट नोट्स पढ़े देन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, यही करते हो कि नहीं। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किसकी ज़्यादा करनी है किसकी कम करनी है इस चार्ट के आधार पर देख लो, आया कि नहीं आया। आगे चलते हैं, मजे से चलते हैं। ये वो चार्ट है, ये रॉ डाटा है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी हमें। अब हम गहन अध्ययन करेंगे कि सर जो फिजिक्स का डर है हमारे अंदर वो कैसे निकलेगा। डर बता दिया, सीक्वेंस बता दिया कि कैसे चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको वेटेज के हिसाब से। अब डर तो ये है कि देखो यार अंदर से ना तुम्हें ये जो सुप्रीमेसी बैठ गई है फिजिक्स की, ये बाहर निकाल के फेंकनी पड़ेगी और ये अपने मन को समझाना पड़ेगा कि साला फिजिक्स कुछ नहीं है, मेरे सामने मैं इसे करके दिखाऊंगा और नीट में स्कोर करके ही दिखाऊंगा, फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाऊंगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कोटा ऑफलाइन क्लासरूम में मोशन में पढ़ाता हूं ना मैं, तो वहां आते हैं कहते हैं कि सर देखो बायोलॉजी बहुत अच्छी है, पिछली साल भी बहुत अच्छी गई थी जिसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों जबरदस्त हैं, केमिस्ट्री भी ठीक ठीक है 40 क्वेश्चन के आसपास इसमें भी सही हो जाते हैं, लेकिन फिजिक्स जो है उसमें हम मिनिमम कितने क्वेश्चन सही करें जिससे हमारा सिलेक्शन अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो जाए। तो मैं उन्हें एक ही बात बताता हूं, देखो लड़ाई अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को लेने की है तो फिजिक्स में मिनिमम देखो 10,000 रैंक तो लाओगे ही ना, अच्छे कॉलेज को लोगे तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को, और 10,000 रैंक जो है पिछली साल 625 मार्क्स पे आई थी, ये 2023 की बात बता रहा हूं मैं। अब 625 मार्क्स लाने के लिए अगर तुम्हारी बायोलॉजी अच्छी है, केमिस्ट्री अच्छी है, तो फिजिक्स में लगभग 36 से 38 क्वेश्चन आपको सही करने ही पड़ेंगे, इतने क्वेश्चन करेक्ट करने ही पड़ेंगे। तो उसी के आधार पर पढ़ना होगा। और पढ़ाई कैसे होगी, जबरदस्त तरीके से सुनो, जो तरीका मैंने अभी बताया वो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं दोबारा दे दे रहा हूं, ये लो खींचो इसका, कुछ मेरे साथ, स्मार्ट लग रहा हूं ना मैं ठीक है, कुछ मेरे साथ, हाँ। और देखो ऐसी बात नहीं है, इन्हीं चैप्टर्स के आधार पर, ठीक है, और बिल्कुल सीक्वेंस सेट करके मोशन ने, जिसमें मैं भी पढ़ा रहा हूं,
अभी एक कोर्स निकाला डबल शॉट करके, जिसमें डबल शॉट का मतलब है सुबह 3 घंटे, शाम को 2 घंटे क्लास लगेगी। उस वीडियो का पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस डबल शॉट कोर्स के बारे में जो बता रहा हूँ, इसमें कोटा के बेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, जो कि बच्चों को ये बताते हैं कि भाई देखो सिलेक्शन लेना है तो ये चीज़ पढ़नी होगी, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उन्हीं के आधार पर टेस्ट मिलेंगे आपको, 60+ टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, सब्जेक्ट वाइज। और मोर डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जान लेना, ये चीज़ अच्छे से जान लेना। ये डबल शॉट जो अपना कोर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। आज तक ऐसा जो कोर्स है कोई नहीं सोच पाया है। एनबी सर के साथ बहुत सारी मीटिंग्स की सीनियर टीचर ने की, जब 10-15 मीटिंग के बाद ये डबल शॉट नाम की एक चीज़ बनाई है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिससे नीट में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए हर बच्चा। आगे चलते हैं अब। हाँ, बात कर रहे थे 625 मार्क्स पर 10,000 रैंक चाहिए, जब जाके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है प्यारे, कम से कम 36 से 38 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। यदि आप इतने क्वेश्चन को सही करने में सक्षम हैं तो आपका सिलेक्शन तय है। बायोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, 40-42 मार्क्स, वो उसमें 40-42 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अब बड़े ध्यान से सोचना, 36 या मान ले तूने 36 क्वेश्चन सही कर दिए तो बचे कितने? 4, मेरे हिसाब से 45 क्वेश्चन होते हैं ना टोटल, तो 9-10 क्वेश्चन बच रहे हैं। मान ले 10 क्वेश्चन बच गए तेरे से, जो तुझे नहीं आ रहे, समझ में नहीं आ रहे, या टाइम नहीं बच रहा, छूट रहे हैं किसी भी कारण से। तो इन 10 क्वेश्चन को सूखा सूखा नहीं छोड़ना है, इनमें तुक्का लगाना है। अभी मैं आपको तुक्का स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा। उससे पहले मैं बताता हूं, आप अगर घर पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो फिजिक्स में, किसकी? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, तो ये बात अपने मस्तिष्क में डाल लो कि बिना OMR सीट के प्रैक्टिस नहीं करनी। मोशन के ऐप पर OMR की PDF इसलिए डाल दी है क्योंकि बच्चा उसे डाउनलोड करके 30-40 फोटो स्टेट करा ले, और जैसा माहौल पेपर में होता है उसी माहौल को घर पे सेट करके प्रैक्टिस करे। कोटा में पढ़ाता हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ऑल इंडिया में ये बात बताऊं कि कोटा के बच्चे जो टॉप रैंकर्स हैं, जो रैंक लाने वाले हैं, वो कैसे तैयारी करते हैं। एक तरफ पेपर रखते हैं, सॉल्व करते हैं 10 क्वेश्चन, 10 OMR को भरते हैं, बढ़िया तरीके से इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और OMR की प्रैक्टिस करना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि कम से कम भी अगर हम OMR भरते हैं तो जो टोटल टाइम लगता है वो 15 मिनट से 20 मिनट का समय लगता है OMR को सही से फिल करने में। तो इस टाइम को क्वेश्चंस के साथ कैसे अलाइन करें, ये आपको सीखने के लिए मिलेगा। अगर पेपर में जाके सीखोगे तो वहां पे तुम गुड़ गोबर कर ही दोगे ठीक है, तो ये आप घर पे करो प्रैक्टिस। ये मैंने बहुत बड़ी बात बताई है, कोटा में स्टूडेंट्स करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी रैंक चाहिए, उन्हें अच्छा कॉलेज चाहिए। आप लोग भी करो। अब बड़े ध्यान से सोचो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते समय 4 ऑप्शन है। कई बार क्या है, हम क्वेश्चन में यही खोजने लग जाते हैं कि वो पूछ क्या रहा है, जबकि ऑप्शन की यूनिट देख के ही पता चल जाता है कि भाई ये क्वेश्चन में क्या पूछेगा। जूल 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 दे रखी है तो बर्गडन या एनर्जी ही पूछेगा, जाहिर सी बात है। क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट से समझो कि वो पूछ क्या रहा है, उसमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, उसको जल्दी से एक्सट्रैक्ट करो, देन उसको सॉल्व करो। तो ये टाइम बचाना है, हर क्वेश्चन से 2-2 सेकंड छीननी है, बचा के रखनी है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो, ये एबिलिटी डेवलप करो अपने अंदर। और जैसे कि मान ले ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन है किसी भी क्वेश्चन के। एक फलाना दिखाना कोई क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनना, बिना ध्यान के कोई काम नहीं है यार। मस्त तरीके से अगर हल करनी है चीजों को तो ध्यान से सुनो। 4 ऑप्शन है अपने पास भाई। अब होता क्या है, कई बार 2 ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं कि जिन्हें तुम अपने 6 सेंसेस का इस्तेमाल करके एलिमिनेट कर सकते हो। बचे 2, इन दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं 50-50 लाइफलाइन। ऐसे में 25 से 30 क्वेश्चन करा दूंगा जो शॉर्ट ट्रिक्स के और एलिमिनेशन के बेस पे होंगे। 50-50 लाइफलाइन होती है एक तरीके से, और इस लाइफलाइन को करोड़पति बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? इसकी भी प्रैक्टिस करो क्वेश्चन सॉल्व करते समय, और बढ़िया से प्रैक्टिस करो कि कैसे हम 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट करें और 2 हमारे पास रह जाएं, जिससे प्रोबेबिलिटी जो है क्वेश्चन को सही होने की 50% हो जाए। 50%, ये मैथमेटिकल टर्म में बता रहा हूं, ऐसे नहीं है कि हवाबाजी कर रहा हूं मैं। 50% प्रोबेबिलिटी अगर सही होने की हो जाएगी तो आप तुक्का मारने की स्ट्रेटजी में कामयाब हो। सोच, मैं कह रहा हूं कि तूने 10 क्वेश्चन छोड़े, 10 क्वेश्चन में यदि 10 गलत हो जाते हैं, तूने तुक्का लगाया, तो कितने मार्क्स जाएंगे तेरे? -10।
मान ले कितने कटे, -10, हर क्वेश्चन पे 1 मार्क्स कटेगा। लेकिन यदि मान ले 10 क्वेश्चन तूने किए, ठीक है, अब उनमें से तूने सी सब में तुक्का लगा दिया, या एलिमिनेशन के दौर में रह के तुक्का लगा दिया, मैं तो कह रहा हूं तेरे 2 क्वेश्चन सही चले गए। मैंने क्या कहा, तेरे 2 क्वेश्चन सही चले गए एकदम, तो आए कितने अपने मार्क्स, 8 मार्क्स। इतनी भी किस्मत खराब नहीं है कि 10 में से 2 क्वेश्चन सही नहीं जाए, बी सी के ज्यादा चांसेस होते हैं, और बी सी को अगर तू एक को भी लगा रहा है पूरी लाइन से तो 8 मार्क्स आएंगे कि नहीं। 2 क्वेश्चन सही हो गए, 10 में से 8 बच रहे हैं, तो 8 माइनस होंगे, तो 8 - 8 हुआ तो कितना हुआ, 0। फिर भी तू नेगेटिव में नहीं है। कुछ टीचर्स ऐसा कहते हैं तुक्का मत लगाना, क्वेश्चन आए तभी करना। अरे क्यों भाई, अगर तुम्हारे 38-40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो क्यों तुक्का ना लगाओ, लगाओ ना यार। देखो अगर करने के बाद भी 0 मार्क्स आ रहे हैं ना, करने के बाद भी 0 आ रहे हैं, अब गलती से मान ले कि इन 10 में से तेरे 3 क्वेश्चन सही हो गए। कितने सही हो गए, 3, जो कि चांसेस भी हैं होने के, 4 भी हो सकते हैं, चांसेस तो 10 सही होने के पूरे, ठीक है। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि चल 3 सही हो गए, 8 में से 8 घटा के 0 तो तूने यही कर दिया, ठीक है। अरे सोच ना, 10 में से कितने सही हो गए, मैं मान के चल रहा हूं 3 हो गए सही, तो 12 मार्क्स हो रहे हैं कि नहीं, 12, 10 में से 3 सही है, 12 बचे कितने, 7, तो 12 में से 7 घटा दे, कितने बचे, 5। तो कितने फायदे में रहेगा, 5 के फायदे में रहेगा कि नहीं रहेगा, कितने के फायदे में रहेगा, 5 के फायदे में रहेगा कि नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है, अगर तेरे गलती से 2 मार्क्स के, 1 मार्क्स के या 5 मार्क्स के भी तू फायदे में रहता है तो तेरा इतना बेनिफिट हो जाएगा कि तेरी यदि रैंक 15,000 आ रही है तो वो रैंक खिसक के 10,000 हो जाएगी, मात्र एक नंबर। अगर किसी के 625 मार्क्स आए हैं और किसी के 627 मार्क्स आए हैं तो इसकी रैंक है 10,000। कितनी रैंक है इसकी, 10,000। तो इसकी रैंक है प्यारे लाल 6,000 या 7,000 के आसपास। अगर किसी के मान ले 580 मार्क्स हैं और किसी के 582 मार्क्स हैं, फॉर एन एग्जाम्पल मान ले इसकी रैंक है 60,000, 60,000 तो बहुत ज़्यादा होगी, मान ले 30,000 है और इसकी आएगी 23,000। तो कई बार 2 नंबर्स के गैप की वजह से 5-7 हज़ार का रैंक का अंतर आ जाता है, 5-7 हज़ार रैंक का अंतर आ जाता है भाई साहब। तो हमें नीट के एग्जाम से हर एक क्वेश्चन से नंबर गेन करने के लिए सोचना चाहिए, यही पूरी नीट की फिलॉसफी है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके पास ऐसे नीट में 25 से 30 क्वेश्चन जो कि पीवाई की उससे ही होंगे लेके आऊंगा, जिसमें मैं सिखाऊंगा कि एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन कैसे होता है। एलिमिनेशन मतलब देख के ही उसको कर दोगे, शॉर्ट ट्रिक्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक पूरा सेशन होगा जिसमें आप मन लगा के पढ़ पाओगे और यहां से टाइम को चुराना सीख पाओगे। टाइम ही तो बचाना है, यही आज की क्लास में मेरे को सिखाना था। और डबल शॉट का वीडियो आप देख सकते हो। अगर आपको कुछ चाहिए तो अच्छे तरीके से आप चाहते हो कि कोटा के बेस्ट मेंटोर से पढ़ें, तो अब मेरे को मैं चाहता हूं कि विदा लूं और आप मस्त तैयारी करो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।